नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज फिर से हम नया वीडियो लेकर आ गए हैं। सतीश चंद्रा जो मध्यकालीन भारत हम लोग कर रहे थे, उसमें आज आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। कौन सा होगा? मुग़ल एम्पायर का फैलाव कैसे हुआ भारत में। आज इससे जुड़े हुए एमसीक्यू हम लोग करेंगे। और न सिर्फ एमसीक्यू करेंगे बल्कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि फैक्ट के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, कि सवाल जिस तरह के भी पूछे वर्स्ट कंडीशन के लिए आप तैयार होकर एग्जामिनेशन में जाएं। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जहाँ भी संभव हो उसके पढ़ने लिखने वाले लोगों को। ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी को भी भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पढ़ते हों, जिनका एक मतलब हो एग्ज़ाम से, बीपीएससी यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हों, ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है भाई। मैं भले ही थंबनेल पर बीपीएससी लिखता हूँ, लेकिन यूपीएससी जो देते हैं वो भी अगर इस एमसीक्यू को देखेंगे उनको भी बहुत मदद मिलती है। ओके, चलिए अगले पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। और उससे पहले ये नया चैनल है स्टडी फॉर ज्ञान है, आज इस पर मैंने चौथा वीडियो भी डाल दिया था, तो आप उसको जाकर देखिएगा। ऐसे ही मैंने एटेंडम एक वीडियो बनाया जो जानना ज़रूरी होता है कि जब किसी नेशन का डाउनफॉल होता है तो कौन कौन सी जो कारण है वो हमें बाद पहले ही दिखने शुरू हो जाते हैं। तो वही डाउनफॉल हो रहा है किसी बड़े नेशन का, अभी नहीं होगा, 40 साल बाद होगा, 50 साल बाद होगा। लेकिन मुग़ल एम्पायर जब गिरना शुरू हुआ था तो औरंगजेब के ज़माने से शुरू हुआ था, शाहजहाँ के ज़माने से, और गिरा है कब? तो अंग्रेज़ों के आने के बाद मुग़ल एम्पायर का समाप्ति हुआ है। तो ये इसी प्रकार से किसी भी इतिहास को जानने के लिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। चलिए एमसीक्यू को शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का कि बाबर के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया था। यह तैमूर वंश का था। कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है तीनों में से। इसका आंसर देखते हैं क्या। इसका आंसर दिया हुआ है डी, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं। बाबर सर्वप्रथम फरगना का ही शासक बना था, उसको बाद में वहाँ से निकाल दिया गया था। वो फिर कहाँ गया था? हिंदुस्तान आ गया था, और यहाँ पर उसने अपनी शासन को जमाया। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया था। यह तैमूर वंश का शासक था, तैमूर वंश का शासक था। ओके, 1494 ईस्वी में 14 वर्ष की उम्र बाबर ट्रांस ऑक्सियान के फरगना नामक एक छोटे से राज्य का शासक बना था। 14 वर्ष की उम्र में 1504 में काबुल पर अधिकार किया। वह कहता था कि काबुल से लेकर पानीपत में हासिल जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में सोचना कभी बंद ही नहीं किया था। बाबर के पिता तैमूर वंशज, माता मंगोल वंशज थी। एक तरफ से वो तैमूर का था और दूसरी तरफ से क्या था? मंगोल था। ओके, बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। चगताई वंश के बारे में भी पूछा गया है, चगताई वंश के बारे में पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, परंतु आमतौर पर उसे मुगल वंश के नाम से पुकारा जाता है। ओके, बाबर के संदर्भ में से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। इसने भारत में प्रवेश हेतु राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। देखिए ये बहुत बड़ा एक झूठ है जिसको फैलाया गया बाबर के द्वारा ही तुजुके बाबरी में, कि मुझे राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। तो मेरे हिसाब से तो पहला भी गलत होना चाहिए। वैसे इसमें डी दिया हुआ है आंसर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बाबर के ही किताब में लिखा गया राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा ने उसको ऐसे आमंत्रित नहीं किया था कि आओ हिंदुस्तान तुम्हारा है, इस तरह से नहीं किया था। लेकिन ये कई इतिहासकार क्लेम करते हैं इस चीज़ को। बाबर ने सिंधु नदी पार कर भारत में प्रवेश किया था, ये भी सही है। उसने सर्वप्रथम भीरा और सियालकोट का किला जीता था। इसमें पंजाब पर तुर्कों का शासन था, ये गलत दिया हुआ है, डी आंसर गलत दिया हुआ है। बाबर के पास पंजाब के सूबेदार दौलत खां के बेटे दिलावर खां के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा गया था, जिसने बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रित किया। उसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को पत्र भेजा और कहा कि वह इब्राहिम लोदी को अपदस्थ कर दे। जब बाबर ने भारत में प्रवेश किया उस समय पंजाब में अफगान सरदार दौलत खां लोदी स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। तो अफगानिस्तान में कौन था? तो अफगान शासक था, दौलत खान लोदी नाम था उसका। पंजाब का शासक था जिस समय पंजाब पर कब्जा किसने किया? बाबर ने। ओके, अगला है पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई। आपको मैच करना है कब कौन सी लड़ाइयाँ हुई है। पानीपत की लड़ाई क्या हो जाएगी? पानीपत की पहली लड़ाई है 1526 ईस्वी में होती है। दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में होती है? अकबर और हेमू के बीच में। तीसरी लड़ाई होती है आपका मराठाओं के बीच में और अफगानों के बीच में। ओके, तो एक का दो आंसर हो जाएगा। ओके, खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में होता है। चौसा की लड़ाई कब होती है? तो चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में। कन्नौज की लड़ाई बिलग्राम की लड़ाई 1540 ईस्वी में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं क्या है। बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाबर के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। चलिए करते हैं कि बाबर ने रूसी युक्ति यानी कि रक्षा प्राचीर उस्मानियों से ग्रहण की थी। जो रक्षा प्राचीर बनाने का उसका तकनीक था युद्ध के मैदान में, वो किसने ग्रहण किया था? उस्मानियों से ग्रहण किया था, उस्मानी शासकों से सीखा था, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है। पानीपत की लड़ाई में उस्मानिया तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के साथ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट भी है कि बाबर के अनुसार उसने भीरा का किला जीतने हेतु बारूद का प्रयोग किया था।
कौन सा स्टेटमेंट सत्य होगा? तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सत्य दिए हुए हैं। बारूद का प्रमुख रूप से उपयोग इसी के बाद शुरू होता है भारत में। अगला कौन सा है देखिए, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने रक्षा प्राचीर का उपयोग किया था। इस युक्ति को बाबर ने उस्मानिया यानी कि रूसी युक्ति कहा, क्योंकि उस्मानियों ने ईरान के शाह इस्माइल के खिलाफ इस युक्ति का प्रयोग किया था। पानीपत की लड़ाई में 2 उस्मानिया तोपची उस्ताद अली व मुस्तफ़ा ने बाबर का साथ दिया था। ये एनसीईआरटी फैक्ट है, इसलिए इसको ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। बाबर का कहना है कि उसने सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल भीरा का किला जीतने हेतु किया था। यद्यपि भारत को बारूद की जानकारी थी, लेकिन उत्तर भारत में इसका आमतौर पर उपयोग बाबर के आगमन के बाद ही शुरू हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा, उत्तर भारत में मुख्य रूप से बारूद का उपयोग जो है वो मुगलों के आने के बाद शुरुआत हुई है। दक्षिण भारत में इसका उपयोग होता था। ओके, पानीपत की लड़ाई के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर नियंत्रण स्थापित किया। पानीपत के बाद दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण स्थापित किया था बाबर ने भारत के लोगों को बला की मुखालफत दिखाने वाला कहा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं। वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद से भी करने की कोशिश कीजिए। पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें लोदी शक्ति की रीढ़ टूट गई। बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। बाबर अपनी जीत के बाद अपने सैनिक और धनुर्धरों को कहता था कि भारत के लोगों ने बला की मुखालफत दिखाई है। मुगल सेना के पहुंचते ही गांव छोड़कर चले जाने को मुखालफत कहते थे। ओके, खानवा की लड़ाई के बारे में पूछा गया आपसे, कौन सा कथन असत्य है? यह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी, ये तो सत्य है। राणा सांगा ने मुगल क्षेत्र बयाना पर अधिकार कर लिया था, ये भी सत्य दिया हुआ है। मेवात के हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था, ये भी सत्य है यहाँ पर। इस युद्ध से लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई थी, नहीं, गलत दिया हुआ है। खानवा की लड़ाई के बाद उसने भारत में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें गलत दिया हुआ है। 26 जनवरी 1930 को बाबर की आगरा में मृत्यु हुई है। बाद में उसका सब काबुल ले जाकर दफनाया गया, जहाँ इसका मकबरा बना हुआ है। कहाँ पर? काबुल बना हुआ है। जहांगीर का कहाँ पर बना हुआ है? तो जहांगीर का बना हुआ पाकिस्तान में ही। और हुमायूं का कहाँ पर बना हुआ है? दिल्ली में बना हुआ है। और शाहजहाँ का तो कहाँ पर है? लाल किला, ताजमहल में है। और औरंगजेब का कहाँ पर है? तो औरंगाबाद में जो लाल बनाया गया है ताजमहल, वहाँ पर है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि बाबर के संदर्भ में कथनों में से कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। भारत में एक नई युद्ध पद्धति की प्रचलित की थी, ये सही है। युद्ध में बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, उसे अफगान वंशज होने का गौरव प्राप्त था। ये अफगान नहीं था, ये चंगेज खां और मंगोल के वंश से संबंधित था, जो अफगान नहीं होते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसमें गलत दिया हुआ है। अफगान कौन था? तो लोदी, जिनसे युद्ध लड़ा वो अफगान थे। कौन सा युद्ध लड़ा था? तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, वो इसी के बीच में हुआ था। किसके किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ओके, खानवा की लड़ाई किसके किसके बीच में होगी? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में होती है। ओके, तुजुके बाबरी का लेखक कौन है? तो देखिए, बाबर ने ही लिखा है और ये तुर्की भाषा में लिखी गई बुक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तुर्की भाषा में, जो उसकी मातृभाषा थी, उसमें लिखी गई है। उसने तुजुके बाबरी को तुर्की में लिखा, जो विश्व साहित्य की एक अमर कृति मानी जाती है। जो किसने लिखा? बाबर ने खुद ही लिखा है। इतिहासकारों के लिए बड़ी फेमस बुक है ये, क्योंकि उसने बहुत ही डिटेल में भारत का भी वर्णन किया हुआ है। उसमें उसने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का भी वर्णन किया है। मैं बार बार ये बताता हूँ क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, इसको ध्यान में रखिए। अगला सवाल क्या है? हुमायूं का संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठा हुमायूं पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ था। चुनार दुर्ग हो गया पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको। इसमें सत्य कथन पूछा गया आपसे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य दिए हुए हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। बाबर की मृत्यु के बाद दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा, उसमें वह 23 वर्ष का था। 1532 में दौराहा बिहार नामक स्थान पर अफगान सेना को परास्त करते हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला था, जो पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। अफगान सरदार शेर खां, जिसको शेर शाह आप नाम से जानते हो, शेर शाह नाम से जानते हो, वो शेर खां ही नाम था, अधिकार क्षेत्र में था। यहीं पर हुमायूं का सामना पहली बार शेर खां से हुआ था। ओके, अगला सवाल है कि हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। पढ़िए एक एक स्टेटमेंट को और उसमें से गलत ढूंढने की कोशिश तो कीजिए एक बार। हो सकता है कि पहली बार में आपका गलत हो जाए, लेकिन अगली बार तो आप सही कर ले जाएंगे। चित्तौड़ की रानी ने राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी थी। चित्तौड़ की रानी ने दिल्ली में दीनपनाह नगर का निर्माण करवाया था। इसने चंपानेर के किले के प्राचीर लांघने वाला यह 41वां व्यक्ति था।
चौसा युद्ध के बाद हुमायूं ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर क्या हो जाएगा। डी जो है इसमें ये गलत दिया हुआ है। हजरत आला की उपाधि शेर शाह ने नुसरत शाह को पराजित करने के बाद धारण की थी। अब आपसे यही पूछ लेगा बीपीएससी में, शेर शाह उसका फेवरेट टॉपिक है कि बताइए शेर शाह सूरी ने कौन सी उपाधि निम्न से धारण की थी, किसको हराने के बाद, तो नुसरत शाह को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी, तो उसने धारण की थी कौन सी, हजरत आला की उपाधि धारण की थी। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शेर शाह से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जाता है बीपीएससी में सामान्य तौर पर। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, थोड़ा सा ब्लर हो गया यहाँ पर। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ये बताना है आपको। देखिए क्या है कि कन्नौज की हार के बाद इसे ईरान के शाह के दरबार में शरण मिली थी। इसको भारत से भगा दिया था शेर शाह सूरी ने, और ये कहाँ पर गया भाग के, तो ईरान के जो शाह होते थे, शासक होते थे, वहाँ के दरबार में बैठा रहा ये। 1555 इसने दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया, ये भी सही है। इसकी मृत्यु पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने से हुई थी। इसका मकबरा अकबर ने बनवाया, नहीं अकबर ने नहीं बनवाया था इसका मकबरा, इसकी बेगम ने बनवाया था। 1555 हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके प्रिय पत्नी ने किले के निकट उसका मकबरा बनाया, दिल्ली में है ये। इसको ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है, सेम टू सेम लाल कलर का ताजमहल जैसा दिखेगा आपको ये दिल्ली में। अगर आए तो ज़रूर जाइए घूमने के लिए, अच्छी जगह है। जो उत्तर भारत का स्थापत्य शैली में एक नए दौरे की शुरुआत का सूचक था। संगमरमर का भव्य गुंबद इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, और दोहरा गुंबद है। दोहरा गुंबद का मतलब क्या होता है, देखिए बड़ा गुंबद बनाने के लिए इसको सपोर्ट देना पड़ता है, तो इसको नीचे से सपोर्ट दिया गया है। बाहर से तो आपको ये वाला गुंबद दिखेगा, बहुत ऊंचा दिखेगा, लेकिन जब आप हुमायूं के टॉम में अंदर जाकर देखेंगे तो आपको निचला वाला गुंबद दिखाई देगा, ये वाला नहीं दिखेगा। ओके, तो ये क्या है, ये सपोर्ट का काम करता है। दोहरा गुंबद का उदाहरण कहाँ पर है, तो हुमायूं टॉम में आप देख सकते हैं। ओके, अगला सवाल है, शेर खां के संदर्भ में निर्मित कथनों पर विचार कीजिए। 1537 ईस्वी में वो बंगाल व बिहार का स्वामी बना। शेर खां ने रोहतास किले पर कब्जा उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा हेतु किया था। रोहतास किले पर कब्जा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो है सही दिए हुए हैं यहाँ पर, उपयुक्त दोनों कथन सही है। 1515 से 35 से 37 के बीच जब हुमायूं आगरा मौजूद नहीं था, उसी समय शेर खां ने अपनी स्थिति बिहार और बंगाल में मजबूत की और वहाँ का स्वामी बन गया। 1537 ईस्वी में हुमायूं ने शेर खां के खिलाफ कूच किया और चुनार के किले पर कब्जा कर लिया था। कहाँ पर, तो चुनार के किले पर। शेर शाह से जुड़े हुए एक एक फैक्ट को जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा। मेडिवल हिस्ट्री में अगर सवाल पूछे जाएंगे तो इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उस समय धोखे से शेर खां ने रोहतास के किले पर कब्जा कर लिया, जिससे वो उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा सुदृढ़ कर सके। ओके, अगला है कि शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए प्रशासन और शासन के मामले में शेर शाह सूरी जैसा शासक पूरे मेडिवल हिस्ट्री में कोई भी नहीं दिखेगा आपको। मात्र 5 वर्षों तक ये शासक रहा था, मात्र 5 वर्षों तक ये शासक रहा था, लेकिन 5 वर्षों के इसके बदलाव जो हैं वो आज तक आपके आस पड़ोस में दिख जाएंगे। और आज भी इसका नाम लिया जाता है कि इसने बदलाव किया था इकोनॉमी से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक हर क्षेत्र में। परगना सिकदार के अधिकार में था। मुंसिफ भू राजस्व की वसूली की देखरेख करता था। शेर शाह ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। बताइए इसमें से कौन सा सत्य है। सोचिए, एक बार एक आपके एग्जाम में पूछा गया है, निकालिए इसको, आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। शेर शाह सूरी से तो आंसर सवाल पूछ ही सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। ओके, शेर शाह ने सल्तनत में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था में ज़्यादा परिवर्तन न करते हुए उसी को लागू रखा। कई गांवों को मिलाकर परगना बनता था जो सिकदार के जिम्मे होता था। मुंसिफ भू राजस्व की उगाही की देखरेख करने वाले अधिकारी होते थे। शेर शाह की मुद्रा संबंधी सुधार से व्यापार और शिल्प को बढ़ावा मिला। उसने मिश्रित धातु की जगह सोने, चांदी और तांबे के मनके के सिक्के बनवाए थे। ये ध्यान में रखिएगा। पट्टा व्यवस्था वगैरह की शुरुआत बीसी ने की थी। पट्टा व्यवस्था क्या होता है, किसानों को उनके भू राजस्व का भूमि का पूरा रिकॉर्ड एक पट्टा पर दर्ज करके दे दिया जाता था। इस पर किसान का नाम, उसका हुलिया, उसकी ज़मीन, उसके उपज में से कितना होता है और उसको कितना कर देना है, सब कुछ लिखा रहता था। शेर शाह के संदर्भ में इनसे कौन सा कथन गलत है ये बताना आपको। उसने अपने पिता से जौनपुर की जागीर मिली। जौनपुर की जागीर मिली थी शेर शाह को। वो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तर भारत में बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक बना। उसने कश्मीर तक साम्राज्य विस्तार किया। शेर शाह सूरी ने कश्मीर तक साम्राज्य विस्तार किया। उसके द्वारा बनवाई गई सड़कों व सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा सी। गलत दिया हुआ है, बाकी इसमें सब के सब सही हैं। शेर शाह का साम्राज्य बंगाल से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था, परंतु उसमें कश्मीर शामिल नहीं था। पश्चिम व मालवा, राजस्थान को भी जीत चुका था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें गलत हो जाएगा। शेर शाह के भू राजस्व प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। दरों की सूची रे के प्रचलन करवाया। रे
ये दर की सूची होती थी जिस पर दर लिखे रहते थे, और ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, हाईलाइटेड करके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आपसे पूछ सकता है ये। भूमि उत्तम, मध्यम व निम्न दर्जों में बटी थी। भूमि के लेखा जोखा को पट्टा कहा जाता था। कौन से सत्य कथन दिए हुए हैं इसमें बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सत्य कथन हैं इसमें। ओके, अगला सवाल पर चलते हैं। शेरशाह के सैन्य बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। सैन्य बल शेरशाह सूरी के, उसने घोड़ों पर शाही निशान लगवाए। दाग प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी से उधार ली। दाग और जो हुलिया की प्रणाली थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले शुरू किया था, ताकि जो राजशाही के अच्छे घोड़े हैं उनको बेच न दे, उनके साथ नकलची न कुछ कर ले, है ना। सिपाहियों का व्यक्तिगत चेहरा परिचय यानी कि चेहरा क्या होता था, जैसे कि उस समय तो फोटो खींचने का मशीन नहीं था, तो एक सिपाही का चेहरा लिखा जाता था कि इसके चेहरे के निशान क्या हैं और ये किस प्रकार का दिखता है, इसके शरीर पर कौन से निशान हैं। तो ये कौन सी पद्धति है, तो ये है चेहरा। इसको क्या कहा जाता है, चेहरा। सिपाहियों को वेतन के रूप में जागीरें दी जाती थी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सही नहीं पूछा गया है इस बार आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है केवल 4 इसमें वो गलत दिया हुआ है। जागीर के रूप में नहीं, नगद वेतन दिया जाता था उनको। शेरशाह ने घोड़ों पर शाही निशान लगाए ताकि कोई उनके बदले घटिया दर्जे घोड़ों का इस्तेमाल न करे। कथन 1 सत्य है। उसने दाग प्रणाली का ज्ञान अलाउद्दीन खिलजी से उधार लिया था। कथन 2 असत्य है, 2 भी सत्य है इसमें। अगला कौन सा है, शेरशाह हर सिपाही की सीधी भर्ती करता था। उसके रंग रूप व चरित्र की जाँच के लिए सबका व्यक्तिगत दस्तावेज तैयार करवाता था, जिसे वह चेहरा कहता था। अतः कथन 3 सत्य है। वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था, जबकि किसानों की छूट थी कि वह चाहे नगद या अनाज में अपना भू राजस्व दे सकते हैं। ये किसानों को छूट दी गई थी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो ये संबंधित था हुमायूं का पुस्तकालय से। मुगल काल में हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने पुस्तकालय का निर्माण करवाया, उसे वह शेर मंडल कहता था। हुमायूं पुस्तकालय को क्या कहता था, शेर मंडल कहता था, और इसी पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। मध्यकालीन भारत में सोचिए किसी ने पुस्तकालय बनवाए हैं तो कितनी अच्छी चीज़ रही होगी। जहांगीर के शासन के काल में आपको चित्रकला का दिखता है, लेकिन चित्रकला का कारखाना किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। ये सवाल बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगले सवाल पर चलते हैं। शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के काल में पद्मावत की रचना की। पद्मावत की रचना शेरशाह के कार्यकाल में हुई। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड कहा जाता है आज, कहाँ से कहाँ तक जाती है ये लाहौर से कलकत्ता तक जाती है, बंगाल तक जाती है, ढाका तक जाती है, के नाम से एक पुरानी शाही सड़क की मरम्मत करवाई उसने। 18 का आंसर क्या हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। शेरशाह ने हिंदी के विद्वान को संरक्षण दिया। उसी के समय मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की। शेरशाह ने पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर बंगाल में सोना गांव तक पहुंचने वाली पुरानी शाही सड़क को फिर से शुरू करवाया, जिसे उसने ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया था। ये शेरशाह ने शुरू करवाया था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। क्या है देखिए, इधर मुगल प्रशासक हैं और उनका मकबरा जो है वो लिखा हुआ। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है। शेरशाह का कहाँ पर है, तो सासाराम में है। अकबर का कहाँ पर है, सिकंदरा में है, आगरा के समीप है, आगरा के बगल में ही है। बहुत ही बुरी हालत में है ये से अकबर का मकबरा। जहांगीर का कहाँ पर है, तो लाहौर में, अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया। बाबर का कहाँ पर है, बाबर का मकबरा कहाँ पर है भाई, तो ये बाबर का मकबरा है काबुल में। काबुल में, पेन मेरा चलता ही नहीं है। बाबर का मकबरा है काबुल में है, बाबर का मकबरा काबुल में है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या देखना बता ही दिया मैंने। अगला है मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। अब इसके कुछ सवाल को कर लेते हैं, जल्दी समाप्त हो जाएगा, अंतिम ही पेज है ये। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने सिंहासन पर बैठने से पहले काला नौर में अफगान सेना का सामना किया। उसने बैरम खान को खाने खान की उपाधि से प्रदान की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी आंसर हो जाएगा। अकबर ने जब सिंहासन संभाला उससे पहले वो पंजाब में काला नौर नामक स्थान पर अफगान विद्रोही के खिलाफ युद्धरत मुगल फौज का कमान संभाले हुए था। अकबर ने हुमायूं के विश्वासपात्र प्रिय अधिकारी बैरम खान को खाने खान की उपाधि दी, क्योंकि तमाम विपरीत परिस्थितियों के सामने उसने सामर्थ्य का परिचय दिया था। बैरम खान अकबर को संभालने वाला, उसका शुरुआत का राजनीतिक गुरु और प्रशासन सिखाने वाला, राजकाज सिखाने वाला एक अधिकारी भी था। सोचिए कितना ईमानदार रहा होगा बैरम खान। जब वो सत्ता चाहता तो हड़प सकता था, लेकिन उसने अकबर को एक बालक के रूप में बिठाया और सत्ता चलाया, और जब अकबर बड़ा हो गया तो बैरम खान को उसने निष्कासित कर दिया।
आदिल शाह ने निम्नलिखित में से किसे विक्रमाजीत की उपाधि दी थी? तो ये दी थी हेमू को दी थी, हेमू को दी थी। हेमू बहुत ही प्रचंड शासक था, अच्छा शासक था। हेमू आदिल शाह की सेवा में था। वह 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और एक भी में उसने हार का सामना नहीं किया था, सोचिए। अतः आदिल शाह ने उसे विक्रमजीत की उपाधि देकर उसे अपना वजीर नियुक्त कर लिया था। अकबर ने अदम खां को किस आक्रमण का नेतृत्व करने प्रदान किया था? तो मालवा पर आक्रमण के लिए अदम खां को भेजा था। अदम खां ने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रूर तरीके से लूटपाट मचाई थी, महिलाओं का बलात्कार तक किया गया था अदम खां के द्वारा। अगला है, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय, पहला किसके किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में अकबर पानीपत का प्रथम युद्ध होगा 1526 में। उसके बाद अकबर और हेमू के बीच में फिर तृतीय किसके किसके बीच में होता है? तो वो होता है आपका मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। उमरा वर्ग के उज्बेकों को दबाने के लिए अकबर ने जौनपुर में अपनी राजधानी बनाई। उमरा वर्ग के उज्बेकों को दबाने के लिए जौनपुर में अपनी राजधानी बनाई। और पूछा है कौन से सत्य हैं? तो देखिए दोनों सत्य दिए हुए हैं, पढ़ देता हूँ मैं इसको। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पहला पानीपत 1526, दूसरा 1556, फिर 1761 में होगा कौन सा? पानीपत तृतीय। पानीपत के मैदान हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना और मुगल सेना की भिड़ंत हुई, जिसमें मुगल सेना ने जीत हासिल की। उमरा में उज्बेकों का एक शक्तिशाली वर्ग था जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मालवा में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। इनकी शक्ति को जड़ सुखाड़ फेंकने के लिए अकबर ने अपनी राजधानी जौनपुर में बना ली थी। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि रानी दुर्गावती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इन्होंने अकबर का सामना किया था। वह चंदेल राजघराने से संबंधित थी। वह असफ खां के आक्रमण का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों सही दिए हुए हैं। क्या है कि संग्राम शाह अमन दास ने अपने बेटे का विवाह चंदेल राजघराने की एक राजकुमारी से कर दिया, जो इतिहास में रानी दुर्गावती के नाम से जानी जाती। बहुत ही सम्मानित हैं ये, क्योंकि इन्होंने शत्रुओं के सामने सरेंडर नहीं किया, लड़ी और लड़ के मरी थी ये। इलाहाबाद के सूबेदार असफ खान ने रानी की दौलत और सौंदर्य की चर्चा सुनी, तब उसने बुंदेलखंड की ओर आगे बढ़ते हुए गढ़ी पर आक्रमण किया, जहां उसका सामना रानी दुर्गावती से हुआ और लड़ते लड़ते ये शहीद हो गई थी। अकबर के गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कौन से असत्य हैं ये बताना है आपको। अकबर ने 1572 में अहमदाबाद पर अधिकार किया। कैम्बे की खाड़ी जिसको कहा जाता है, अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था, इसका जिक्र किया उसने। इसमें पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। देखिए ये भी सही है। 1498 में ही वास्को डी गामा भारत आ गया था और जो अरब सागर है उस पर लगभग अधिकार कर लिया था इन लोगों ने। फिर भी अकबर को ये समझ नहीं आया कि क्यों ना एक नौसेना बनाया जाए। आने वाला युग नौसेना का युग होगा। जो आगे नहीं देख पाते हैं उनका समाप्त हो जाता है सब कुछ। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें डी गलत दिया हुआ है, बाकी सारे के सारे सही दिए हुए हैं। अकबर ने गुजरात अभियान का एक कारण विद्रोही मिर्जाओं को गुजरात में शक्तिशाली होने से रोकना था, क्योंकि मिर्जाओं ने गुजरात में शरण ली, अतः कथन डी असत्य है। ओके, और अंतिम सवाल है आज का आपका, अकबर की भूराज नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेकिन इसका तो ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर, इसको मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा कि कैसा कुछ सुधार करना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सुधार करना है। इसे मैं निसंदेह कर दूंगा सुधार। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।